आर्थिक घटनाक्रम के अंतर्गत आज हम लोग केंद्रीय बजट 2020-21 की चर्चा करेंगे। देखिए, केंद्रीय बजट जो है ये अब जो है 1 फरवरी 2020 को यानी 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। तो 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया। तो ये बजट 3 विषयों पर केंद्रित था, इसको ध्यान रखना है। महत्वाकांक्षी भारत, सबके लिए आर्थिक विकास, केयरिंग समाज, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी, इन 3 विषयों पर इस बार का बजट केंद्रित था। अब देखिए, बजट का मतलब क्या होता है। बजट का मतलब कुल आय और कुल जो है व्यय। तो जो व्यय का मद था, यहाँ पर ये फिगर्स याद नहीं करने हैं। इस फिगर्स में हमें ध्यान रखना है कि बजट में सबसे अधिक व्यय जो है राजस्व खाते में किया जाता है और उसके बाद पूंजीगत खाते में किया जाता है। तो व्यय के 2 मुख्य मद होते हैं, राजस्व खाता और पूंजीगत खाता। तो सबसे बड़ा खाता जो होता है राजस्व खाता होता है। इसी प्रकार से कुल प्राप्तियां जो हैं, कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का जो है सबसे बड़ा मद होता है, उसके बाद में पूंजीगत प्राप्तियां होता है। और राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व एक बड़ा मद है, उसके बाद में कर भिन्न राजस्व है, ठीक। और पूंजीगत में जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश, ये एक बड़ा जो है मद है। उसके बाद उधारी से प्राप्त, फिर ऋणों की वसूली, ये सब क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ठीक। अब देखते हैं बजट में कुछ घाटा है। बजट में घाटा 4 प्रकार के घाटे होते हैं। तो इन घाटों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे और इस बजट में कितना घाटा अनुमानित किया गया है। तो पहला घाटा है राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटा जो है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं, उसको कहा जाता है राजस्व घाटा। तो ये जीडीपी का 2.7% अनुमानित है 2020 के बजट में, और 2019-20 के लिए ये 2.4% अनुमानित था, ठीक है। और दूसरा है प्रभावी राजस्व घाटा या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये जो है राजस्व घाटा में से जो है पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हित सहायता अनुदान को घटाया जाता है। तो ये जीडीपी का 1.8% अनुमानित है। 2019-20 में 1.5% अनुमानित था। तीसरा है राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। ये जीडीपी का 3.5% है। ये ध्यान रखना है हमको, यहीं से प्रश्न आता है। राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है 2020 के बजट में, तो जीडीपी का 3.5% अनुमानित है, और ये 2019-20 के लिए 3.8% अनुमानित था। चौथा घाटा है प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट। ये जीडीपी का 0.4% अनुमानित है। सबसे कम जो है प्राथमिक घाटा है 0.4%, और एक 2019-20 के लिए 0.7% अनुमानित था। अब देखिए, यहाँ पर सबसे अधिक से सबसे कम के क्रम में अगर हम लगाएं तो सबसे बड़ा घाटा हमारा होता है राजकोषीय घाटा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है 2.7% के साथ में राजस्व घाटा। तो सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा है, फिर राजस्व घाटा है, फिर प्रभावी राजस्व घाटा है, और प्राथमिक घाटा सबसे बाद में आता है, ठीक, सबसे छोटा घाटा है। तो क्रम से याद रखना है, राजकोषीय घाटा, और राजकोषीय घाटा नंबर 1 पे है सबसे बड़ा मद जो है, दूसरे नंबर पे राजस्व घाटा है, और तीसरे नंबर पे प्रभावी घाटा है, प्रभावी राजस्व घाटा, और चौथे नंबर पे प्राथमिक घाटा है। तो ये ध्यान रखना। अब देखिए, बजट में कहाँ से पैसा कितना आता है और कहाँ जाता है, ये ध्यान रखना। तो सबसे अधिक जो पैसा आता है बजट प्राप्ति का, जो सबसे बड़ा साधन है वो है उधार एवं अन्य देयताएँ। लगभग 100 पैसे में से 20 पैसा कहाँ से आता है, उधार एवं अन्य देयताओं से आता है, अन्य जो है प्राप्ति से आता है। फिर दूसरे नंबर पर निगम कर है। यहाँ पर प्रश्न इससे बनता है, 3-4 प्रकार के कर दे देगा, फिर कहेगा स्रोत का सबसे बड़ा कर कौन सा है, तो निगम कर या कॉरपोरेट टैक्स है, ये 18 पैसा है। उसके बाद माल एवं सेवा कर है, सर्विस टैक्स है, ये भी 18% है। और फिर आय कर है जो कि 17% के साथ है। और कर भिन्न राजस्व 10% या 10 पैसा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7 पैसा है। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ 6% पैसा है, और सीमा शुल्क 4% है या 4 पैसा है। तो अब इसमें कर में ये दे सकता है निगम कर, आय कर, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क। तो कहेगा सबसे अधिक प्राप्ति का साधन क्या है, तो निगम कर है, ठीक। और सेवा कर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे
है, हालांकि बराबर है लेकिन सीक्वेंस में दूसरे नंबर पे आता है माल एवं सेवा कर। और देखिए रुपया कहाँ जाता है ये देखते हैं हम लोग, किन किन मदों में सब रुपया जाता है। सबसे अधिक जो रुपया जाता है करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20 पैसा जाता है, यानी कि राज्यों में जो बंटवारा होता है, जो कर की प्राप्ति होती है शुल्कों की, तो 20 पैसा जो है राज्यों को बांट दिया जाता है। और दूसरे नंबर पे ब्याज अदायगी में 18 पैसा चला जाता है, जो ब्याज अदायगी के मद हैं। और केंद्रीय योजनाओं में 13 पैसा जाता है। वित्त आयोग एवं अन्य वितरण में 10 पैसा और अन्य वितरण में जाता है 10 पैसा। और केंद्र प्रायोजित योजना, देखिए दो प्रकार की योजना है, केंद्रीय योजना जो केंद्र द्वारा ही चलाई जाती हैं और केंद्र प्रायोजित योजनाएं राज्यों में चलाई जाती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं सभी राज्यों में चलाई जा रही हूँ, लेकिन केंद्रीय योजनाएं सभी राज्यों में लागू होंगी। ये 9 पैसा है। और रक्षा व्यय जो है ये 8 पैसा है। और आर्थिक सहायता यानी कि इकोनॉमिक सब्सिडी 6 पैसा है। और पेंशन जो है ये भी 6 पैसा है। तो सबसे नीचे जो है पेंशन है। अब बजट में अगर सब्सिडी की बात करें, जो आर्थिक सब्सिडी है, तो उसमें सबसे बड़ा मद जो है खाद्य सब्सिडी का है। सबसे बड़ा मद खाद्य सब्सिडी का है, फूड सब्सिडी का है। उसके बाद में उर्वरक सब्सिडी है, फिर पेट्रोलियम सब्सिडी है, और सबसे छोटा जो है मद ब्याज सब्सिडी का है। ठीक, तो इस तरीके से ये याद रखना, सीरियल से लगाने के लिए आ सकता है। और बजट में 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने हेतु 16 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की गई। कितनी सूत्री? 16 सूत्री योजना की घोषणा की गई। और किसानों की आय दोगुना करने का वर्ष क्या है? 2022। और बजट में 2025 तक दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य को दोगुना करने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो 2025। नई सागर मित्र योजना, ये क्या है? तटीय क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मछली उत्पादन संगठन और सागर मित्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये है नई सागर मित्र योजना। और टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये जो है एक स्लोगन है। तो इसमें क्या है? 2025 तक जो है टीबी को ख़त्म करने की योजना है भारत द्वारा, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक विश्व से टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो भारत ने 2025 तक भारत से टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक, ये ध्यान रखना। जल जीवन मिशन क्या है? सभी घरों में पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति। तो ये प्रश्न यहाँ से ऐसे बन सकता है, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि जो है सिंचाई से संबंधित है, घरों में पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति, या फिर जो है इसी प्रकार से दे देगा कि जो है नहरों के माध्यम से सिंचाई की जो है योजना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दे देंगे। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है सभी घरों में पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति। और अर्थगंगा संकल्पना क्या है? नदी तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये अर्थगंगा संकल्पना चलाया गया। भारत में अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में इंडसैट की शुरुआत की गई है। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि भारत में अध्ययन कार्यक्रम में कौन कौन से द्वीपीय महाद्वीप शामिल हैं? तो एशिया महाद्वीप के देश और अफ्रीका महाद्वीप के देश। और इसके लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? इंडसैट यानी इंडिया सैटेलाइट, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत के भी कौन से 5 पुरातात्विक स्थल हैं जिन्हें प्रतिमान स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है? आइकॉनिक साइट्स के रूप में विकसित करने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। तो ये है 5 स्थल हैं। राखी गढ़ी, अब यहाँ प्रश्न आ सकता है, राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में, शिव सागर असम में है, धौलावीरा गुजरात में है, और आदिचनलून तमिलनाडु में है। अब इसमें प्रश्न ये पूछ सकता है कि इनमें से जो 5 प्रस्तावित स्थल हैं, तो कौन कौन से स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये इसमें जो है राखी गढ़ी भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, और धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का लक्ष्य कहाँ रखा गया है? जनजातीय संग्रहालय की स्थापना रांची में किया जाएगा। और एक है भारत नेट कार्यक्रम। भारत नेट कार्यक्रम क्या है? इसके माध्यम से जो है फाइबर टू द होम, FTTH, फाइबर टू द होम से 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। भारत यानी 1 लाख ग्राम पंचायतों तक नेट सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी इस बजट के माध्यम से। तो इसीलिए भारत नेट कार्यक्रम के लिए बजट में 6000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। और पोत संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये हड़प्पा युगीन स्थल है लोथल गुजरात में, यहाँ पर पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ जो कि 2022 में मनाई जाएगी, इसमें भारत G20 की अध्यक्षता
करेगा, यानी कि भारत G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा 2022 में भारत में। तो इसमें 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस साल बजट में। अब देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2019-20। तो इसे वित्त मंत्री द्वारा 31 जनवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत किया गया। देखिए यहाँ पर बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पूर्व जो है आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बजट 1 फरवरी 2020 को और आर्थिक समीक्षा 31 जनवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया। भारत में कुल विदेशी व्यापार में भागीदार देशों की हिस्सेदारी क्या है? तो इसमें सबसे बड़ा भागीदार देश है व्यापार का, भारतीय व्यापार का, अमेरिका। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे UAE है, चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया है, पाँचवें नंबर पे हांगकांग है और छठे नंबर पे इराक है। और इसमें से केवल अमेरिका और UAE के साथ, यानी अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ ही भारत का व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और भारत की निर्यात की शीर्ष मदें कौन कौन सी भारत से सबसे अधिक निर्यात करने वाली मदें हैं? तो पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात सबसे अधिक भारत करता है। पेट्रोलियम उत्पाद का मतलब पेट्रोलियम से बने हुए प्रोडक्ट 13.7%। और मोती व बहुमूल्य पत्थर दूसरे नंबर पे है। औषधि व जैविकीय यानी बायोटिक चीज़ें जो है वो तीसरे नंबर पे है। स्वर्ण व अन्य आभूषण चौथे नंबर पर, लोहा और इस्पात पाँचवें नंबर पे है। तो इस तरीके से यहाँ पे सीरियल लगाने के लिए आ सकता है। तो पेट्रोलियम उत्पाद हमें याद रखना है, सबसे बड़ा मद है। और फिर मोती व बहुमूल्य पत्थर। और अगर आयात की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा आयात किन चीज़ों का करता है? तो कच्चे तेल का आयात करता रहा है। पेट्रोलियम क्रूड का 21%। सभी आयात में, पूरे आयात में सबसे अधिक 21% आयात पेट्रोलियम का करता है। दूसरे नंबर पे सोने का करता है, स्वर्ण का करता है। फिर उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद का भी करता है। देखिए कुछ पेट्रोलियम उत्पाद तो भारत निर्यात करता है और कुछ पेट्रोलियम उत्पाद भारत आयात भी करता है। चौथे नंबर पे कोयला, पाँचवें नंबर पर पर्ल व प्रेशियस स्टोन का आयात करता है। और भारत के कुल निर्यात में, विश्व के कुल निर्यात में जो भारत की हिस्सेदारी है वो कितनी है? 2018 में 1.64% हिस्सेदारी थी कुल निर्यात में। याद रखना, ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्व के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी जो है 1.64% है। और 2017 में ये कितनी थी? 1.66% थी। अर्थात पहले की अपेक्षा निर्यात की हिस्सेदारी में भारत की भागीदारी घटी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमारा आज बजट ख़त्म हो गया। यानी कि अब हम लोग आर्थिक घटनाक्रम को ख़त्म करते हैं यहाँ से। अब अगले वीडियो से हम लोग नए लक्ष्य के साथ समसामयिकी लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक आप लोग जो है हमारे सारे वीडियोस देखते रहिए। उसका डिस्क्रिप्शन में जो है सभी वीडियोस के जितने भी हिंदी और समसामयिकी की वीडियोस हैं उनके लिंक दिए जा रहे हैं, वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। और थम्स अप का बटन तो अवश्य जो है बेल आइकन दबाते हुए थम्स अप तो और अवश्य दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।